नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं हम शाम के 6 बजे की टाइमिंग में। इससे पहले सेट नंबर दूसरा देखा था, यदि नहीं देखा हो साइड में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सेट नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न, जहांगीर के द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को लेकर के अधिकृत किया गया था? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला आप जो देख रहे हैं ये आपका बिल्कुल सही होगा। आपको पता होना चाहिए कि 1613 का जो समय था जिसमें जहांगीर ने एक फरमान जारी किया था जिसके द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा जो है वो दी गई थी। तो समय जो था उसका 1613 का था। इस समय को भी आप याद रखिएगा। और 1615 की जब बात होती है तब नाम देखने को मिलता है सर थॉमस रो का, जिसने 1615 में जहांगीर के दरबार में जिसको भेजा था और उसे अन्य जो जगह है जहां पर फैक्ट्री खोलना हो या व्यापार करने की अनुमति वो मिल जाए, उसको उद्देश्य को लेकर के। और इंग्लैंड के जो सम्राट जेम्स प्रथम थे उसके दूत के रूप में आया था। यहाँ पर आंसर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर इनमें से किस वंश का शासन था? तो किसका शासन था? गहड़वाल वंश का शासन जो है वो था जब पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का अतिक्रमण जो है वो हुआ था उस समय। और गहड़वाल वंश, जो गहड़वाल वंश है इससे संबंधित जयचंद का नाम देखने को मिलता है, जो कि इस गहड़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। और जब जयचंद की बात होती है तो आपको पता है जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, उसका जो अपहरण है वो पृथ्वीराज तृतीय ने जो है वो किया था। ये कहानी आपको पहले बता चुके हैं। तीसरा प्रश्न है, स्वर्ण गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो क्या कहते थे इसको? हम दीनार के नाम से जो है वो जानते थे। गुप्त शासकों का युग सिक्कों के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है, और वैसे भी आप देखते हैं स्वर्ण युग कहा जाता है। और जो प्रश्न में पूछा गया था वो स्वर्ण मुद्रा पूछा गया था, तो स्वर्ण मुद्रा को कहते हैं दिनार। परंतु अगर चांदी के सिक्कों के लेकर के पूछा जाएगा तो क्या कहते हैं? चांदी के जो सिक्के थे इसी गुप्त काल में उसको रूपक के नाम से जो है वो जाना जाता था। अगला है, जैन धर्म में संलेखना जो विधि थी उससे क्या तात्पर्य है? संलेखना विधि भी कहते हैं, संथारा विधि भी कहते हैं। इसके द्वारा ये होता था कि आप व्रत रखते हैं, उपवास जो रखते हैं उसके द्वारा आप अपने प्राण त्याग करें। तो बी ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उपवास के द्वारा प्राण त्याग। मौर्य सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने जब जीवन के लास्ट दिन चल रहे थे उसके, तो उसने जैन धर्म को अपना लिया था। और उसी के शासनकाल में ही मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। और जब अकाल की स्थिति हुई थी तो वो सफल नहीं हो पाया था कि कैसे उससे निपटा जाए, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग करके जो बद्ध बाहु है उसके साथ चले गए थे श्रवण बेलगोला, वहां पर तपस्या करने चले गए थे। और इसी संलेखना विधि से ही अपने प्राण देव को चंद्रगुप्त मौर्य ने त्यागे थे। तो उपवास द्वारा प्राण त्याग आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? और ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बिल्कुल हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर पहला ही ऑप्शन अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक के रूप में जाने जाते हैं और जनक के रूप में भी। और एक और नाम देखने को मिलता है जो कि है रॉबर्ट ब्रुसफूट करके, उनको भारतीय प्रागैतिहास का पिता कहा जाता है। तो दोनों में अंतर है, आंसर पहला सही हो जाएगा। अगला है, 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही आंसर आपको सेलेक्ट करना है। पहला कह रहा है कि इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। दूसरा कह रहा है इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया। तीसरा कह रहा है इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया। और चौथा कह रहा है इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। तो ये जितने भी चारों ऑप्शन देख रहे हैं चारों के चारों जो है आपके सही हैं। आंसर यहाँ पर डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। ये देख लीजिए एक बार, वही प्रश्न पूछा गया था 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान, और ये चारों के चारों यहाँ पर सही हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता इनमें से कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको पता है कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी को कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधित्व के रूप में जो है वो चुना था।
पहला जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें तो महात्मा गांधी जी ने भाग लिया नहीं थे। पहले भी मैंने बताया गांधी इरविन समझौता वाला, जहां पर उन्होंने बात की थी कि भैया शामिल हो, तो उसको लेकर के ही दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 7 सितंबर 1931 का टाइम था जब सम्मेलन स्टार्ट हुआ था। और महात्मा गांधी जी जो थे वो एक जहाज था जिसका नाम था राजपुताना जहाज, उससे आए थे 12 दिसंबर को इंग्लैंड में। आपको ये भी पता है कि तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही आयोजित जो है आपके हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम इनमें से कौन सा था? तो कौन सा था सबसे पहला साहसिक कदम कह लीजिए, या सबसे पहला आंदोलन ही इनका चंपारण आंदोलन जो है वो था। कब हुआ था ये आंदोलन? 1917 में ये आंदोलन आपका हुआ था। और गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह या पहला साहसिक कदम, ऐसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, सबका आंसर चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। किसकी खेती से संबंधित था? तो नील की खेती से संबंधित था। इसको तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं, जहां पर 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य थी, तो उसी के खिलाफ था। व्यापारियों द्वारा जो तय दाम था उस पर बेचना पड़ता था, तो उसके खिलाफ था ये आंदोलन। बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? बेहद ही आसान क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन। आपको पता है तारीख 16 अक्टूबर 1905 की, जब बंगाल विभाजन किया गया था। इसके अलावा एक और तारीख जो कि है आपकी 20 जुलाई 1905 की, जब बंगाल विभाजन का निर्णय अंग्रेजी सरकार के द्वारा लिया गया था। तो निर्णय लिया गया था 20 जुलाई को और विभाजन हो गया था आपका 16 अक्टूबर को। तारीख दोनों जरूर याद होनी चाहिए क्योंकि तारीख भी पूछी जाती है। और अगर बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन इसी के कारण चलाया गया था, वो कब आया था? तो स्वदेशी आंदोलन आया था 7 अगस्त को, और समय आपका यही 1905। स्वदेशी आंदोलन जो था उसको कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई थी, जिसमें ही लेकर के बात की गई थी स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने को लेकर के। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि बंगाल का विभाजन तो 1905 में हुआ, इसको रद्द कब किया गया? तो आपको पता है 1911 का जो समय था जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। 12 दिसंबर 1911 का टाइम था जब ब्रिटिश सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था और कलकत्ता की जगह राजधानी क्या बना दिया था? दिल्ली को राजधानी बना दिया था। और ये जो घोषणा हुई थी वो 1912 में लागू हो गई थी। और अगर बात करते हैं कि इस 1911 वाले टाइम में गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय था। यहाँ पर लॉर्ड कर्जन था, उसके बाद 1911 वाले में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय था। जितनी मैं चीजें एक्स्ट्रा बताता हूँ ना वो आपका रिवाइज होता रहता है, कोशिश ये कीजिए उनको याद करने की, केवल सुन के काम नहीं चलेगा। अगला देखते हैं, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किस, तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग, आपका ऑप्शन यहाँ सही होगा। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग जो है वो गवर्नर जनरल थे और इन्होंने ही आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को जो है वो बनाया था। इलाहाबाद से अगर क्वेश्चन बनता है तो इसकी कमान, जो 1857 का विद्रोह था, उसकी कमान यहाँ से किसने संभाली थी? तो आपको नाम जरूर रटे होने चाहिए क्योंकि आपके कोर्स में ही है 1857 की क्रांति। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा ही बनेगा। तो इलाहाबाद से लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली इनका पूरा नाम था, जिनके द्वारा 1857 का जो विद्रोह था, अली में ला में बड़ी की मात्रा लगाते हैं, 1857 का विद्रोह इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज हो गया है, वो जो है वो किया था। अगला देखते हैं, उच्चतम लवणता पाई जाती है किसमें पाई जाती है? यहां से अब आपके स्टार्ट हो रहे हैं प्रश्न हिस्ट्री के खत्म होकर के ज्योग्राफी पोर्शन के। लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा जितने भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं, और शेयर जरूर करते रहिएगा क्योंकि ज्यादा लोग अभी बैठ के जुड़े नहीं है, तो शेयर करेंगे तो और लोग भी जुड़ते जाएंगे। लाइव टाइमिंग तो जानते हैं आप, शाम के 6 बजे की है अभी के लिए। बाकी अगर कोई बदलाव होता है तो हम अलग से आपको सूचना अवश्य देंगे। उच्चतम लवणता बात करते हैं आंसर की, तो आपका आंसर वॉन झील जो कि टर्की में आपको देखने को मिलती है, ये सही हो जाएगा। तुर्की की वान झील में लवणता की मात्रा अगर आपसे पूछा जाए होती कितनी है, तो 220, 240 और 330 प्रति हजार करके निकालते हैं। परसेंटेज में अलग होती है। तो जो मैंने तीनों बताई एक साथ बताई हैं, बॉन झील जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो 330, और मृत सागर जो आपका देखेंगे यहाँ पर 240, और जो सॉल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका में देख रहे हैं यहाँ पर 220। ये प्रति हजार में आप निकालते हैं। और वैसे परसेंटेज में आता है तो वान झील भी आपको 333% ही देखने को मिल जाता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है, गलत आपको छांटना है। पहला कह रहा है जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, सही है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, यही प्रश्न आपका सही नहीं है। पृथ्वी पर जो अधिकतम तापमान होता है वो विषुवत रेखा पर नहीं पाया जाता है, बल्कि कर्क रेखा और मकर रेखाओं पर पाया जाता है। यहाँ पर विषुवत की जगह अगर कर्क रेखा होता, मकर रेखा होता, तब आपका ये ऑप्शन जो है वो सही होता। और आपको ये तो पता ही है कि अगर ये पूरी पृथ्वी है, सेंटर से जाती विषुवत रेखा, ऊपर आपकी कर्क रेखा और नीचे आपकी मकर रेखा। ये ऊपर नीचे का मतलब है 66.5 डिग्री पर, और जो विषुवत रेखा सेंटर से जा रही है वो 0 डिग्री, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अगला देखते हैं, लवड़ी जल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। देखिए बीपीएससी का जो भी पेपर हुआ था उसमें सेम यही क्वेश्चन आया था, और बात चल रही थी किसकी, कि हम इस पर करेंगे ऑब्जेक्शन। सभी लोग यही कह रहे थे। आंसर देखिए यहाँ पर ऑप्शन तो इनमें से कोई, जो बीपीएससी का कराता है पेपर, वो ऑप्शन देता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, तो इनमें से अगर आप छाटेंगे तो आपका ऑप्शन हेलोफाइट्स बिल्कुल सही होगा। इसी को ही हिंदी में लवड़ मृदोभिद भी कहते हैं, लवड़ो मृदोभिद करके भी कहते हैं, तो इसी का ही नाम है। और आंसर यही जो दिया गया था बीपीएससी की तरफ से वो बिल्कुल जो है वो सही दिया गया था। कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि इसका आंसर एक से अधिक हो सकता है क्योंकि नेट पे दिया गया है, परंतु आपको भी पता है कि नेट वहां पर अपलोड नहीं करना है, आपको अपलोड करना है किसी न किसी किताब का प्रूफ। क्वेश्चन यही होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एक दूसरे घूम फिर के वही क्वेश्चन हर जगह आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है। एक तरफ आपको दे रखी है सूची एक तरफ सूची दो, नीचे ऑप्शन भी साथ में देखते हुए चलिए ताकि आपको समझ में आए किससे किसको मिलाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले दिल्ली, दिल्ली में कैसा आपका मौसम देखने को मिलेगा, तो उष्ण आर्द्र करके जो आप देख रहे हैं थर्ड वाला, और फर्स्ट का थर्ड केवल और केवल बी ऑप्शन में ही है। उष्ण अर्ध नहीं, अर्ध शुष्क वाले के साथ जाएंगे, सेकंड वाले के साथ। फर्स्ट का सेकंड देखिए किसमें, सी वाले ऑप्शन में है, ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। बी का थर्ड देखिए मैच करिए, मुंबई का उष्ण आर्द्र हो जाएगा, तो जोधपुर जो है यहाँ पर तो शुष्क वाला ऑप्शन पहले वाले से मैच हो जाएगा, और शिलोंग जो देख रहे हैं ये आपका आर्द्र से मैच हो जाएगा। इस प्रकार से यह ऑप्शन आपका सही होगा। तो यही आपसे प्रश्न में पूछा भी गया था कि सूची एक और सूची दो को मिला करके बताना है। अगला देखते हैं, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर वाला पूछ लिया गया, नॉर्मली इंसान फर्स्ट नंबर का याद रखता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर महाराष्ट्र जो है वो सही हो जाएगा। पहले नंबर पे कौन आता है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, यूपी आता है, और यूपी की जो जनसंख्या है वो लगभग 19.981 करोड़ है। ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अब तो काफी बढ़ गई है। तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नंबर आता है, और तीसरे नंबर पर आपका बिहार का नंबर जो है वो आपका आता है। टॉप थ्री याद रखिए, बाकी चौथा पांचवा भी याद रखना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल चौथे पर आता है, और आंध्र प्रदेश आपका पांचवे पे आता है। पूछा अधिकतर टॉप थ्री से जाता है। जनगणना अगर 2011 के अकॉर्डिंग बात करें कि पूरे भारत की जनसंख्या कितनी है, तो वो 121 करके लिखा रहता है ऑप्शन में, 121, 05, 69, 573 करके। सीधे सीधे 121 वैल्यू याद रखिएगा तो ऑप्शन में छाट ले जाएंगे। अगला कह रहा है एंट्री पॉट व्यापार, इससे क्या तात्पर्य होता है। इसका मतलब होता है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। ये शायद क्वेश्चन आया हुआ है, जहां पर बताया था कि भारत विदेशों से वस्तुओं का आयात करके उन्हें उन पड़ोसी देशों को निर्यात करता है जिसके पास समुद्र तट नहीं है। तो उनके पास तो बाहर से मंगाने के लिए फिर जो ऑप्शन होंगे महंगे होंगे, इसलिए भारत जो है उनको सप्लाई करता है, और ये निर्यात के लिए आयात की स्थिति इसी को कहते हैं। इसके इसके साथ होता है, जैसे भूटान है आपका, नेपाल है आपका, अफगानिस्तान है, इराक है, ईरान है, इन सब देशों के साथ होता है। अगला है आपका, एक तरफ तेल शोधक कारखाना दिए गए हैं, एक तरफ राज्य दिए गए हैं, और सही मिलान करना है, बताना है कि कौन सा तेल शोधक कारखाना कौन से राज्य में जो है आपका स्थित है। जिसमें सबसे पहले देखिए ऑप्शन भी नीचे दिए गए हैं, और आंसर की बात करते हैं तो तटीपाका जो आप देख रहे हैं ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कोयली जो आप देख रहे हैं ये आपका गुजरात के अंतर्गत पड़ता है। नागा पट्टिनम करके जो आप देख रहे हैं ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, और जो नुमालीगढ़ देख रहे हैं ये आपका असम के अंतर्गत पड़ता है।
इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा, आंसर यहाँ पर बी सही होगा, क्योंकि पहले हमने 3 को मिलाया, फिर आपका 1 को मिलाया, फिर उसके बाद आपका 2 को मिलाया, फिर उसके बाद आपका 4 को मिलाया। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, तेल शोधक कारखाना तटीपाका आंध्र प्रदेश में है, कोयली जो है वो गुजरात में है, नागापट्टिनम तमिलनाडु में है, नुमालीगढ़ जो है वो असम में है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इनमें से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था? राज समिति, पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं ये सही होगा। राज समिति भारत में कृषि जोत पर कर के विवाद के निपटान से संबंधित आपका है। कब आया था ये? तो 1972 का समय था, जब आप कहेंगे केंद्र सरकार ने डॉक्टर के एन राज, इनका नाम ही राज था, उसकी अध्यक्षता में ही इसकी नियुक्ति की थी, और इसको हम कृषि संपदा और आय पर कर समिति इस नाम से जो है वो जानते हैं, क्योंकि पूछ रहा था ना कि कौन सी समिति है। और कब इसने अपनी रिपोर्ट दी थी? तो 1 अक्टूबर 1972 को इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। अगला क्वेश्चन आपका, बैंक दर का मतलब क्या होता है? बैंक दर का आशय क्या होता है? तो बैंक दर का मतलब होता है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ये जो है वो आपका होता है। अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब जब इनमें से कौन सी स्थिति हो? जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक होती है, ये आपका सही हो जाएगा। अवमूल्यन को सीधे सीधे आप ऐसे कह सकते हैं कि जब आपकी जो करेंसी है, आपकी कंट्री की करेंसी है, उसकी वैल्यू गिर जाए। तो जैसे आप पाकिस्तान में देखेंगे, वो आपका $1 की वैल्यू लगभग 300 साढ़े 300 के बराबर है। यहाँ पर देखेंगे इंडिया में तो 82 के बराबर है। तो यही आपका अवमूल्यन है, तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात, निर्यात मतलब क्या होता है? आयात मतलब बाहर से मंगाना, निर्यात मतलब बेचना। तो निर्यात मांग की लोच ज्यादा होती है, तब ज्यादातर कारगर होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। तो वो जनसंख्या क्या है? 20 लाख की जनसंख्या को लेकर के रखा गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है इसका? 1992, जिसके द्वारा ग्राम, खंड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब इसमें से क्वेश्चन और तरीके से बनते हैं कि जो सबसे निचला अर्थात ग्राम स्तर पर होता है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का प्रावधान किया जाता है, जिसका मुखिया कौन होता है? तो मुख्य अधिकारी प्रधान मुखिया या सरपंच कहलाता है। निर्वाचन किसके द्वारा, निर्वाचन किस रूप में होता है? तो प्रत्यक्ष होता है। अगर मध्यवर्ती की बात करते हैं, पहला हमने बात किया सबसे निचला, फिर दूसरा अगर बात करते हैं मध्यवर्ती, तो जिसको हम खंड स्तर कहते हैं, इस पर इसका प्रमुख कौन होता है? तो ब्लॉक प्रमुख होता है। इसका निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और सबसे जो उच्च होता है अर्थात जिला स्तर पर, इसका जो प्रमुख अधिकारी होता है वो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है या चेयरमैन कहलाता है, और इसका निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष होता है। तो केवल और केवल जो आपका पहला पॉइंट मैंने बताया ग्राम स्तर पर, वो प्रत्यक्ष होता है, बाकी दोनों अप्रत्यक्ष होते हैं। जहां पर भी जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा नहीं है, वहां मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत का गठन नहीं किया जाता है। वही चीज यहाँ पर पूछा गया था। इनमें से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं होता है? तो कौन सा ऐसा विषय है? आंसर हो जाएगा विधेयक जो है उन पर स्वीकृति देना। विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति जो होता है वो विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है, ये होता है उसके पास अधिकार। पर विधेयक को स्वीकृति देने को लेकर के मंत्रिपरिषद की सलाह लेने की उसको आवश्यकता नहीं होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जहां पर वो सलाह लेता है मंत्रिपरिषद की, जैसे लोकसभा को भंग करना हो, या राजदूत की कोई नियुक्ति करना हो, या राज्यपाल के द्वारा जो भेजा जाता है विधेयक उस पर स्वीकृति देनी हो, या फिर संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देनी हो। तो ऐसे कार्यों के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है। पर प्रश्न में नहीं पूछा गया था, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, एक कथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है। कथन है भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है, और कारण दिया गया है कि संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। पूछा क्या है, सही कौन सा है? तो सही तो दोनों ही है, और क्या ये सही व्याख्या कर रहा है? तो व्याख्या सही नहीं कर रहा है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा कि भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है, बिल्कुल सही है। और संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, बिल्कुल सही है, पर ये इसकी व्याख्या तो नहीं कर रहा है। तो कथन और कारण दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? तो आंसर हो जाएगा विरोध का अधिकार। विरोध का अधिकार किसी भी प्रकार से मूल अधिकार में नहीं आता है। समानता का अधिकार जो है वो आपका 14 से 18 के अंतर्गत आता है। उसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच में आता है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में आता है। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं, कहां पर देखते हैं? तो ये आपका भारत में है, बिल्कुल है। यूके में नहीं, यूएसए में भी है, यानी भारत और यूएसए दोनों में देखते हैं। ये सही हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत न्यायालयों को यह शक्ति दी जाती है जिसके द्वारा वे विधानमंडल के कानून और जो कार्यपालिका के आदेश हैं उनकी जांच कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं अगर कोई कानून या आदेश संविधान के विरुद्ध है तो उसको असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। ये इनके पास अधिकार होता है। और किस आर्टिकल में इसको लेकर के शक्ति दी गई है? तो 13, 32, 136, 226 और 227, ये 6 आर्टिकल नहीं 5 आर्टिकल हैं जो कि आपके न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित हैं। अब यहां से आपका प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं विज्ञान के। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। देने वाला जो सबको अपना ब्लड दे सकता है वो आपका ओ हो जाएगा। ओ को कहते हैं सार्वत्रिक दाता, और जो ए बी होता है इसे कहते हैं सार्वत्रिक ग्राही या सर्वग्राही भी जो है इसे कहते हैं। और ओ जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं होता है। इसे यही कारण भी होता है कि इसका जो ब्लड होता है वो सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। अब ब्लड की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी खोज किसने की थी। तो आपको पता है कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो वॉटसन और क्रिक ने दी थी 1953 में, समय था इसका। और डीएनए की फुल फॉर्म होती है आपकी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और इसी की ये संरचना थी, इसके लिए 1962 में इनको चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार भी जो है आपका मिला था। तो चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार इनको 1962 में जो है वो मिला था। यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं एच जी खुराना, इनका पूरा नाम है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद जब खुराना की बात होती है तो चिकित्सा के ही क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के अगर पूछा जाए पहले वैज्ञानिक कौन थे तो यही थे जिनको जो है आपका पुरस्कार मिला था। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। अगला देखते हैं 28 प्रश्न, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया इनमें से किसको मिलाकर के बनाया जाता है? तो किसको किसको मिलाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो HNO3 होता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये आपका HCl होता है। तो HCl और HNO3 आपका सही होगा। एक चीज ये भी समझिए कि HCl और HNO3 का रेशियो कितना होता है। तो HCl का होता है 3 और HNO3 का होता है 1। और ये जो रेशियो होता है ना इसी को ही हम जो मिलाते हैं तो ये कहलाता है अम्लराज। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि अम्लराज में कौन कौन से आते हैं आपके तत्व करके, या किस रेशियो में आते हैं, तो 1:3 के रेशियो में आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये आपका रेक्टिफायर से जो है वो परिवर्तित किया जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। इसी को हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा। आपको पता है ना कि डायोड बल्ब या जो फ्लेमिंग बल्ब होता है उसका रूप 2 टाइप से किया जाता है। एक तो दिष्टकारी के रूप में एज अ रेक्टिफायर जिसको कहते हैं, इसको हम एसी को डीसी में बदलते हैं। और दूसरा जो आता है वो आपका आता है डीमॉड्यूलेटर के रूप में, जिसमें एज डिटेक्टर भी कहते हैं या डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं। अगला कह रहा है कि पायर हेलियोमीटर, इसका प्रयोग इनमें से किसे नापने के लिए जो है वो किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन को जो है वो मापा जाता है इससे। और ये तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित जो है वो था। ये ध्यान रखिएगा, सन सोलर जो है वो रेडिएशन जो है आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे मैथ के प्रश्नों की तरफ। मैथ कोशिश ये कीजिए डेली डेली लगाते जरूर रहिएगा। 31 प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का टोटल आपको दे रखा है 10।
तो यही सेम क्वेश्चन याद होगा आपको, पहली से जो सेट था उसमें भी कराया था, जहां पर आपका केवल नंबर बदले हुए थे। सेम वैसे कर सकते हैं ऑप्शन से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कह रहा है दो अंक वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है, तो 8 2 10 भी होता है, 7 8 9 10। यहाँ पर भी, यहाँ देखिए 7 8 9 10, और यहाँ पर भी 8 2 10। यहाँ तो सच चारों में मैच कर रहा है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या कह रहा है 36 कम हो जाती है। अगर 82 को 28 से आप घटाएंगे तो क्या 36 का ही मात्र डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। 73 में से अगर आप 37 को घटाएंगे तो लगभग लगभग यहाँ पर वैल्यू आ सकती है 36 के करीब। पर यहाँ पर ये भी तो कह रहा है कि 36 जो नंबर है ये आपका कम हो जाता है, तो पहले से कम होना चाहिए ना। अब यहाँ पर जैसे 37 है, इसको अगर हम अंक बदलें तो 73 कर देंगे। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 36 के बराबर है, इस बात को समझिए। और प्रश्न में यही कह रहा था कि जब अंक आपस में बदल जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। और जो ऑप्शन में दिया गया है वो तो संख्या खुद ही है ना। और प्रश्न में एक छोटी सी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि प्रश्न में बदली हुई संख्या कह रहा है। बदली हुई संख्या का मतलब समझ रहे हैं कि ये संख्या आपकी 37 अब हो गई है, पहले वो ज्यादा रही होगी, तभी तो संख्या 36 आपकी कम हो रही है। पहले ये संख्या 73 रही होगी, और जब इसके हमने अंकों को बदला तो हमारा जो अंकों के बदलने के बाद नंबर आया 37। इसका 73 से जब डिफरेंस निकाला तो हमने देखा कि ये पहले से संख्या 36 आपकी कम हो गई, और 36 कम होने के बाद अब ये संख्या 37 हो गई, इसलिए बदली हुई संख्या आंसर आपका 37 हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा घुमाया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको 3:2 जो है यहाँ पर दे दिया गया है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने परसेंट छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि अगर लड़कों और लड़कियों का रेशियो 3:2 दे रखा है, अगर हम इसको पूरा पूरा वैल्यू मान लें कि 3 को 300 कर दें और 2 को 200 कर दें, तो लड़कों की संख्या अगर हम कहते हैं कि 300 है और लड़कियों की संख्या जो है आपका 200 है, क्योंकि अनुपात में 3:2 दे रखा है। अब इसी में से ही 20% लड़के हैं, बाकी बचे कितने होंगे? 80%, जो कि क्या आपके होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, क्योंकि कह रहा था 20% इनमें से ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है। तो कितने ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही? 80%, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा गया है कि कितने लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, वही निकालना है। यानी कुल मिलाकर के 300 में से आप निकाल लीजिए जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है लड़कों में, तो 80% ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। 00 से 00 काट दीजिए, 8 3 जा 24, यानी कि 240 यहाँ से निकल करके आ जाएगा। इसी प्रकार जो आपका 200 लड़कियां हैं, इनमें से कितने ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है? तो 200 में से 25% है जिनको मिल रही है, तो बचा क्या? 75% ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो 00 से 00 यहाँ भी काट दिया, 75 दूना आपका 150। तो कुल कितने छात्र हो गए जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है? तो आपका यहाँ पर 150 और 240 को जोड़ेंगे, 150 और 240 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 390। और 390 टोटल है, पर प्रश्न में परसेंटेज पूछा गया है। थे टोटल कितने लोग? 300 और 200 टोटल थे 500, यानी कि 500 जो है वो टोटल लोग, और उनमें से 390 वो जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, और गुणे में आपका 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? आंसर 78% आएगा, जो कि आपको ऑप्शन में डी वाले में दे रखा है। समझ गए होंगे तरीका। अगला देखते हैं प्रश्न। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे वर्गमूल जो है वो पूछा गया है। अब वर्गमूल का तो वही तरीका नॉर्मल होता है, उसी तरीके से आप कर सकते हैं। मैं इसको साइड में एक पिक्चर लगा देता हूँ इसी क्वेश्चन की, जिसमें आप देख भी लीजिए कि कैसे जो है इसको सॉल्व किया गया है। ये इसका वर्गमूल है, 519841 करके आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि दो दो का पेयर बना रहा है कि 3 का पेयर, तो दो दो का बन रहा है, 41 का, 98 का, 51 का। तो 51 को लीजिए, ऐसे नंबर से उसी नंबर को गुणा कीजिए कि 51 से ज़्यादा ना हो, तो 7 7 जा 49। फिर जो ऊपर गुणा किया वही वैल्यू यहाँ 7 में उतार दीजिए, 7 7 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा। उसके बाद 9 इस जो 51 है 49 से घटाएंगे, इधर 2 आएगा, यहाँ 298 हो गया। अब यहाँ 2 जो 14 था उसके साथ ऐसा नंबर रखिए कि उसको उसी वैल्यू से गुणा करने पर 298 से ज़्यादा ना आए। तो 2 यहाँ भी रखिए, 2 ऊपर भी रखिए, गुणा कर दीजिए, 142 को 2 से तो 284 आएगा।
फिर जो उससे गुणा किया था 2 वापस यहाँ रख दीजिए, 142 2 को जोड़ लीजिए 144 हो जाएगा। और उसके बाद इसको इससे घटा लेंगे तो आपका एक आ जाएगा 14, ये वाला 41 फिर से नीचे उतार लेंगे और उसके बाद इसी प्रकार से 141 में 1 के साथ ले जाएंगे वैल्यू, तो 141 पूरा पूरा कट जाएगा, ऊपर वैल्यू जो 721 है वो आपको प्राप्त हो जाएगी और इस प्रकार से आंसर आपका 721 है वो आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा। तो समझ गए होंगे बेसिक सा तरीका होता है, बस मेन जो तरीका है वो ये साइड में आपको मैंने दिखा दिया। आंसर 721 यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक आपके 25 में से 18 है। 3 छात्रों का है तो सीधे सीधे 18 3 54 ये टोटल निकल आएगा। और इसी प्रकार 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं तो न्यूनतम अंक कितने हैं जो कि एक नए छात्र प्राप्त किए जा सकते हैं द्वारा, और ये अन्य जो छात्र हैं उनसे कम हो तथा पांचों छात्रों की कुल औसत बढ़कर 20 जो है वो पहुंच जाए। तो आपको इसमें करना सिंपल सा काम इतना है, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं। इतना सा है कि 18 जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, 18 3 करके 54 करेंगे तो आपका 18 और मल्टीप्लाइड में 3 तो आपका कितनी वैल्यू आएगी 54 आएगी। जो 18 3 54 वैल्यू आई ये आपका उनके अंकों का योग है, यहाँ से आपका टोटल वैल्यू 54 आपको जो है वो निकल करके आ गई। अब ये भी समझिए कि यहाँ पर सबसे लास्ट लाइन में प्रश्न में ये कह रहा है कि 5 छात्रों की कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाए, यानी कि 5 छात्रों का भी इसी प्रकार से एवरेज निकाल लेंगे। तो 5 गुणे 20 करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 100 आ जाएगी। 5 गुणे 20 करेंगे तो 120 नहीं, 20 करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ से 100 प्राप्त हो जाएगी। ये इन 5 छात्रों का है और यहाँ पर जो 18 थी हमने निकाला था वो 54 ये 3 छात्रों का है, तो बचे तो 2 ही छात्र, यहाँ 5 छात्र यहाँ 3 छात्र। अगर इस 100 और 54 का डिफरेंस हम निकाल लें तो वो 2 छात्रों का हम यहाँ पर एवरेज निकाल लेंगे। तो 100 में से 54 घटाएंगे कितना बचेगा, ये आपका 46 बचेगा। यानी इस 46 में ही वो दोनों अभ्यर्थी जो बात कर रहा था ना कि 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, इन दोनों का एवरेज जो है ये 46 है। अब इसी 46 में ही पूछ रहा है वो आपसे कि न्यूनतम नंबर है कि न्यूनतम अंक कितने हैं, इनमें से एक छात्र के न्यूनतम होंगे एक के अधिकतम होंगे। अब इसी 46 में 25 आपका अलग कर लीजिए क्योंकि 25 आपका एक पूर्णांक है और बची जितनी वैल्यू होगी वही आपका जो है न्यूनतम वैल्यू हो जाएगी। बचेगा कितना, 21 बचेगा, यानी आंसर यहाँ पर 21 निकल करके जो है वो आएगा। ये चीज यहाँ पर जो है वो आपसे पूछी गई थी कि न्यूनतम वैल्यू यहाँ पर जो है वो क्या हो सकती है, और अधिकतम पूछता तो आपका आंसर यहाँ पर 25 हो जाता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैथ के मात्र 5 क्वेश्चन आते हैं, पर अगर आप ये सोचिए कि हम छोड़ देंगे 5 क्वेश्चन ही तो हैं, तो फिर गलती है आपकी, क्योंकि नंबर बढ़ाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कठिन नहीं आते हैं और कठिन नहीं आते हैं तो आपको जरूर लगाना चाहिए। अभी आप छोड़ देंगे बाकी एग्जाम देंगे उसमें कैसे, क्योंकि पेट से तो नौकरी मिलनी नहीं है, जो एग्जाम देंगे उसमें तो मैथ लगानी पड़ेगी ना, इसलिए छोड़ना नहीं है, करना सब कुछ है। यहाँ पर आपसे कह रहा है यदि 2 की घात x गुणे 5 की घात x है, इसके अंत में 5 होता तो x का मान कितना होता। अंत में 5 होता का मतलब समझ रहे हैं, वैल्यू गुणा करने पर आपकी आनी चाहिए लास्ट में 5। अब जैसे 2 की पावर x है, x की जगह हम 1 रख के देखें तो 2 की घात 1 और मल्टीप्लाइड में 5 की घात 1, 5 दूनी कितना होगा 10 हो जाएगा। आया लास्ट में 5 नहीं आया। इसी प्रकार यहाँ पर 2 रख के देखिए तो 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 और 2 दूनी 4 और 5 में 25 और 25 चौके करेंगे तो 100, यानी यहाँ भी नहीं आया। तो इसी प्रकार से आगे किसी में भी नहीं आएगा। आंसर यहाँ पर जो होगा वो होगा कि x का कोई मान नहीं होगा, ये आपका सही होगा। सारे मैथ के क्वेश्चन समाप्त हुए, बढ़ते हैं अब हमारे हिंदी के प्रश्नों की तरफ। तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं, आपको पता है रामचरितमानस में टोटल 7 कांड है। कौन कौन से, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चे को पढ़ाते हैं। मुहावरे का अर्थ क्या है, लोहे के चने चबाकर, इसका अर्थ होता है मतलब कि बहुत ज्यादा जब कठिनाई झेलनी पड़ती है उसके संदर्भ में। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। अब पहला यहाँ पर राधा घर नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। राम पाठशाला बैठा है, गलत है। आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, यह डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध है। अन्य और अन्य में, अन्न वाला तो आप जानते हैं अनाज से संबंधित होता है, अन्य मतलब दूसरा से संबंधित होता है।
तो आपका आंसर पहला ही ऑप्शन है ऐसा, बाकी तो कोई ऑप्शन है भी नहीं, तो आंसर यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। अन्य मतलब अनाज और अन्य मतलब दूसरा। 40 प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती जी का समानार्थी आपसे कह रहा है नहीं है? तो सुधी जो आप देख रहे हैं ये इसमें नहीं आता है, बाकी बागेश्वरी, शारदा, वाणी ये सब आपके जो है वो आते हैं। सुधी जो आप देख रहे हैं ये आपका पंडित का जो है वो पर्यायवाची जो है वो होता है। अब यहाँ से एक पैसेज आपको इंग्लिश का दिया गया है, द प्री हिस्टोरिक मैन लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। मेरे ख्याल से ये वाला पैराग्राफ आ चुका है, हिस्टोरिक करके ही था आपका। हु वॉज दैट मैन, ही वॉज द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ द ह्यूमन रेस, इस तरीके से। तो हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे, बाकी आपको पूरा पैसेज दिखाई दे रहे हैं, आप चाहें तो वीडियो को रोक करके बाद में खुद से भी पढ़ सकते हैं और खुद से भी प्रश्नों को जो है वो ढूंढ सकते हैं। माउंटेन्स एंड कवर्ड हिमसेल्फ इन, नहीं जो आया था इससे पहले मेरे ख्याल से उसमें इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं था, बदला हुआ है, क्योंकि उसमें था तो वो एक छोटा सा पैराग्राफ था केवल, और उस पर बेस्ड एक दो कोई क्वेश्चन थे। तो 41 प्रश्न इसी पर बेस्ड है। व्हाट डिड द आर्कियोलॉजिस्ट नॉट टू स्टडी अबाउट द प्री हिस्टोरिक मैन? तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक जो मानव है उसके बारे में इनमें से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? लुक्ड फॉर ट्रेजर करके देख रहे हैं ये वाला, प्रागैतिहासिक मानव के बारे में इसका अध्ययन छोड़कर बाकी सभी का अध्ययन जो है वो किया जा चुका है। ये आपका आंसर सी वाला सही हो जाएगा। चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माई ओल्डर ब्रदर। तो क्या सही हो जाएगा? आंसर हो जाएगा माई ओल्डर की जगह जो माई ओल्डर ब्रदर है, यही प्रश्न में सबसे पहले इनकरेक्ट पार्ट छांटना था ना, तो आंसर यहाँ पर डी वाला जो है वो सही होगा। और यहाँ पर एरर है किस बात की? तो ओल्डर जो यूज हुआ है इसकी जगह एल्डर वर्ड जो है आपका आना चाहिए था, यही भाग में एरर है। अगला क्वेश्चन आपका है कि डैश ताजमहल इज डैश मॉन्यूमेंट सिंबलाइजिंग लव। तो आपको आर्टिकल यहाँ पर छाटना है। तो ताजमहल में आप देखेंगे तो द आपका इससे पहले यूज होगा, क्योंकि कोई आपका हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह है उन सब के साथ यूज होता है, तो द आप देखेंगे इन दोनों ऑप्शन में है। उसके बाद आप देखेंगे जो मॉन्यूमेंट यूज हुआ है, एम जो लिखते हैं वो ए से लिखते हैं, हिंदी में एम लिखेंगे तो ए लिखते हैं, उसके बाद आपका माँ लिखते हैं। और ए आ रहा है मतलब साउंड किसका आ रहा है? वॉवेल्स का आ रहा है। परंतु जब यहाँ पर आप मॉन्यूमेंट में इसका उच्चारण करेंगे तो ए शब्द यहाँ पर ये नहीं आता है, केवल माँ से ही आता है, मौ करके। तो इसलिए आप कहेंगे कि यहाँ पर वॉवेल साउंड नहीं आ रहा है, इस बात को समझ के रखिएगा। तो वॉवेल साउंड जब नहीं आ रहा है यहाँ तो दा होगा, ये तो कंफर्म है। और जब यहाँ पर आपका वॉवेल साउंड नहीं आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, उसके संदर्भ में ए आर्टिकल का यूज होता है। अगर वॉवेल साउंड आता तो एन आर्टिकल का यूज होता है। और कैसे होता है वॉवेल साउंड? जैसे अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला में देखिए अम्ब्रेला यू से स्टार्ट होता है, पर जब बोलते हैं तो आ का साउंड निकलता है, इसलिए वो आपका आर्टिकल एन हो जाता है, यहाँ पर ए होगा, इसलिए पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, रवि सेड टू हिज फ्रेंड कॉमा इन्वेटेड कॉमा वर्क हार्ड। तो कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर आपका सी वाला सही हो जाएगा। रवि सेड, यहाँ पर देखिए वर्क हार्ड करने के लिए एडवाइस किया जा रहा है ना, तो सेड टू की जगह एडवाइस आ जाएगा, हिज फ्रेंड आ जाएगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू आ जाएगा, वर्क हार्ड। अगला आपका है बेस्ट एक्सप्रेस, पूछ रहा है कौन सा यहाँ पर करता है एक्टिव पासिव वॉइस के संदर्भ में, दे विल लव एट यू। अब यहाँ पर आप देखिए तो यू आपका बन जाएगा सब्जेक्ट, ये होगा यू विल बी लव्ड एट बाय देम, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका बाई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस क्रम से आपका ये चलता है। अब यहाँ से आपका रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि ए को एक लिखा जाता है, बी को दो, और इसी तरीके से जेड तक अक्षरों की अगर संख्याओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जेड को 26 से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो इस शब्द के लिए प्रतिस्थापित संख्याओं का टोटल कितना होगा? मतलब जो भी प्लेस वैल्यू है उससे जस्ट आपका डबल लिखा गया है, डबल नहीं लिखा गया, प्लेस वैल्यू लिखी गई। बी तो दूसरे नंबर पे आता ही है, ठीक है। तो पी कौन से नंबर पे आता है? आपका आता है 16 नंबर पर। तो इसी प्रकार से सभी की प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। जैसे पी की आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा। उसके बाद आपका आर की जो प्लेस वैल्यू है वो आपकी 18 हो जाएगी। ओ की प्लेस वैल्यू 15 हो जाएगी। बी की प्लेस वैल्यू दूसरे नंबर पे आता है, इसी प्रकार 12 हो जाएगा, इसी प्रकार 5 हो जाएगा, और इसी प्रकार 13 हो जाएगा।
और सबका टोटल ही पूछा गया, टोटल 81 आपका आ जाएगा आंसर। 47% सेम करा चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसमें आपको केवल स्ट्रक्चर ये जो बना है ना, कौन किससे बड़ा है छोटा है, यही चेक करना होता है। तो वी यहाँ पर कह रहा है एस से, ये वी दे रखा है, ये एस दे रखा है, वी ग्रेटर देन एस है या नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं है, गलत है। बी और एच में संबंध जो दिया गया है, बी ये दे रखा है, एच यहाँ पर दे रखा है, तो ये वाला भी संबंध इसी प्रकार से चेक करेंगे, तो ये भी आपका मैच नहीं करेगा, यानी कि दोनों के दोनों गलत हैं। आंसर ना तो निष्कर्ष पहला ना ही निष्कर्ष दूसरा। 15 नवंबर 2018 को अगर गुरुवार है तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? आपको पता है कि अगर लीप ईयर है तो 2 दिन आगे बढ़ते हैं, अगर नॉर्मल ईयर है तो 1 दिन आगे बढ़ता है। अगर 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है तो 15 नवंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? तो गुरुवार से आपका शुक्रवार हो जाएगा। इसी प्रकार आपका 2019 के बाद 2020 को कौन सा दिन होगा? 2020 आपका कैसा है? लीप ईयर है, यानी 2 दिन आगे बढ़ेगा, तो शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद रवि, तो यहाँ पर रविवार होगा। 2020 के बाद आपका फिर 2021 आएगा, जो कि यहाँ पूछा ही गया था, तो जस्ट रविवार के बाद सोमवार आ जाएगा। सोमवार आपका आंसर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। बस लीप ईयर का पता होना चाहिए, 2 दिन बढ़ता है, और नॉर्मल ईयर है तो 1 दिन बढ़ता है। यहाँ पर कह रहा है यदि उपयुक्त श्रृंखला के पहले आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, तो दाएं से 18वें पद के दाएं 15वां कौन सा होगा? तो आसान सा क्वेश्चन है, आपको केवल आधे भाग को पलट लेना है और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है दाएं से 18वां, दायां इधर होगा, इधर से इस तरफ 18 जाएंगे और उसके फिर दाएं 15वां, मतलब पहले इधर 18 जा रहे हैं, उसके बाद वापस से 15 जा रहे हैं, तो कुल चले कितना? चले तो 3 ही टोटल, यही तो बोल रहा है। तो हमें तो पलटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पे तो क्यों आ गया, पलटा तो केवल पहले आधे भाग को गया है ना, स्टार्टिंग का पलटा गया है ना, तो क्यों आंसर हो जाएगा। क्यों बी ऑप्शन में दे रखा है, देखिए आसानी से हो गया, समय पे इसमें आपका बच भी जाएगा। विद्यालयों में KG1 के प्रवेश आवेदन की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, इसके परिणाम स्वरूप कई आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं, जिससे अभिभावक में क्रोध उत्पन्न होता है। कार्यवाही का निर्देश में पहला कह रहा है कि चयन के मानदंडों का जो स्पष्ट रूप है उससे उल्लेख किया जाना चाहिए, तो सही है। और साथ ही साथ विद्यालयों में सभी छात्रों को शामिल करने के लिए दोपहर का बैच शुरू करना चाहिए या एक नई शाखा खोल देनी चाहिए, ये भी सही है। दोनों कथन सही हैं, दोनों के दोनों कथन आपके यहाँ पर सही हैं। अब 51 प्रश्न से आपका यहाँ पर जीके जीएस वाले क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। वीडियो से जो भी लोग बाद में जुड़े हैं, वीडियो कोशिश कीजिएगा लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा, जितने लोग भी एटलीस्ट वीडियो देख रहे हैं। और लाइव टाइमिंग आपको 6 बजे की पता ही है शाम की, तो लाइव आकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। 51 प्रश्न आपका, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता जो है वो कौन है? तो आपका आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंधेर नगरी के अलावा इनकी भारत दुर्दशा जो रचना है वो भी बहुत पूछी जाती है। प्रेमचंद जी की रचनाओं में गोदान है, कर्मभूमि है, गबन है, रंगभूमि है। धर्मवीर भारती जी की रचनाओं में आपका गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग, और विशाख दत्त की रचनाओं में मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस खुद एक रचना है। मधुबनी कला कहाँ जो है वो प्रसिद्ध है? आंसर की बात करते हैं तो मिथिला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। बिहार के अंतर्गत मिथिला, दरभंगा, पूर्णिया, यहाँ सभी जो जगह है उसमें फेमस है। दीवारों पर इस पर कपड़ों की सहायता से और रंगोली के रूप में इसमें चित्रकारी होती है। स्टार्टिंग में तो रंगोली होती थी, अब तो दीवार वगैरह पर भी वो होने लगी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से क्या एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि नहीं है, आपसे पूछा गया है। ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन बनता ही है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी जलवाष्प भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ओजोन भी है। ट्रिक कई बार बता चुके हैं, उस ट्रिक से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया, तो आपका AG टांसले के द्वारा किया गया। अच्छा, एक चीज कमेंट में और अवश्य बताइएगा कि क्या टॉपिक वाइज भी वीडियो आपको साथ साथ में कराएं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट तो कर ही रहे हैं हम। अगर आपको लगता है कि टॉपिक वाइज भी जरूरी है तो वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बता दीजिएगा, लाइव कमेंट में नहीं, वीडियो के मेन कमेंट में। तो AG टांसले आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे कहें कि पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द जो है इसका प्रयोग सबसे पहले जो है किसने किया, तो इन्होंने किया। इनकी जो पुस्तक थी इकोलॉजी 1935, जिसमें इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन आपका है, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो ये आपका सिक्किम राज्य में जो है बोली जाती है। राजधानी क्या है सिक्किम की? गंगटोक राजधानी है। अगला क्वेश्चन में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक सीमा जो है वो चाइना की है, वैसे इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और अगर भारत की अगर बात करें
तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। पर यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है देश के संदर्भ में। तो सबसे ज्यादा सीमा चाइना की लगती है, टोटल 14 कंट्री से सीमा जो है लगती है। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। कौन सा आर्टिकल? 72 आर्टिकल। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर जो है वो पहुंची? तो ये आपका कुषाण काल में जो है वो पहुंची। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल लाल बलुआ जो पत्थर था उसका यूज जो है इसमें हुआ था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर के में भारत की वृद्धि दर जो है वो कितने प्रतिशत रही थी? तो 8% जो है ये रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एंटी सैटेलाइट ए सैट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया था। भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण किस वर्ष किया था? तो ये 2017 में इसका परीक्षण जो है वो किया था। अब यहाँ से आपको करंट अफेयर देखने को मिलेंगे कि विश्व में किसी भी देश में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो मिस्र आपका ये रहने वाले जो है वो थे। आप 58 क्वेश्चन पे हम वापस से आ रहे हैं। लास्ट के जो एक दो क्वेश्चन थे वो पुरानी 17 की करंट अफेयर्स में दी गई थी, तो इससे हम करा रहे हैं। बुक आपकी दोनों एक ही है, यहाँ करंट के क्वेश्चन चेंज है। अप्रैल 2022 को डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया? ये आपका नई दिल्ली में जो है वो किया गया था। आंसर यहाँ पर सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। किस देश को क्वाड पहल के तहत भारत का कोविड रोधी टीका कोवोवैक्स जो है वो आपका मिला था? तो ये आपका इंडोनेशिया को मिला था। किस राज्य में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत जो है वो की गई थी? तो ये आपका कहाँ पर की गई थी? सिक्किम राज्य में जो है वो की गई थी। अगला है सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपका किया गया था बेंगलुरु में। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर इनमें से कौन सा बना था? आगरा जो है आपका बना था। संस्कृति मंत्रालय ने 28 अप्रैल 2022 को ऐतिहासिक अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया। ये झील किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका एनसीआर दिल्ली में जो है आपका स्थित है। अगला है अप्रैल 2022 में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ? तो ये आपका मेघालय में जो है वो शामिल हुआ। अप्रैल 2022 में किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा जो है वो किया? तो ये आपका पूरा जो किया गया था वो कोंकण रेलवे के द्वारा किया गया था। ये चीज मैंने पहले ही बताई है। ये बुक है 2023-24 वाली, परंतु इसमें करंट 2022 की ही दे रखी है। अगला आपका है अप्रैल 2022 में किस संस्था ने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अप्रैल 2022 में ही आपका जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर जो है रहा? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये आपका सही हो जाएगा। अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो ये उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च जो है वो किया गया। 70 प्रश्न आपका है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया था? उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है वो किया गया था। अब यहाँ से आपका एक गद्यांश स्टार्ट होगा। 2 गद्यांश आपके आते हैं लास्ट में। विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को ना आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों और प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से उनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसे ही बनी है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हम इमारतें, फर्नीचर, ये सारी चीजें बनाते हैं, लकड़ियां प्राप्त करते हैं, कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री मिलती है। परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में भी हेल्प करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली जो गैस है उनको सोखने में भी हेल्प करते हैं, गैसों का संतुलन हवा में बनाए रखते हैं, पृथ्वी की सुरक्षा करते हैं, सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान वनों के संरक्षण से हो सकता है। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल की अमृत धार संजोकर प्रवाहित हो रही हैं। ये आपका पैसेज था। इस पर पहला क्वेश्चन कि वनों का मुख्य आंकने का अर्थ क्या है? तो वनों का महत्व समझना, ये आपका सही हो जाएगा। आश्रय स्थल से अभिप्राय जो है आपका क्या होता है? तो रहने का स्थान ये जो है वो होता है। वनों के संरक्षण से अभिप्राय क्या होता है? तो ये आपका वनों को बचाना जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार जो है वो करते हैं, तो ये आपका करते हैं वर्षा कराने में सहायक बन करके। ये आपका अगला, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है, तो नदियों में जलधारा वनों के कारण आप कहेंगे। नदियां अपने भीतर, जो सबसे लास्ट लाइन लिखी थी ना, नदियां अपना भीतर जल की अमृत धारा संजोकर प्रवाहित हो रही हैं। एक और पैसेज आता है कि समय का आदर, हिंदी का ही आता है, समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय का सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है समय। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है पर समय नहीं लौटता। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस समय उम्र सीमा की कद्र करना सीख जाते हैं और भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं वो केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर ले परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है और छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक यूज करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन, समय का सदुपयोग का क्या अर्थ होता है, तो क्या अर्थ होता है, उसे व्यर्थ ना करना। अगला, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है, इसलिए आवश्यक है जो इसकी महत्ता समझते हैं वो सफल भी होते हैं। अगला आपका है, समय धन से अधिक इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं मिलता। इनमें से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है, प्रमाद जो देख रहे हैं सजगता का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी आपके होशियारी वगैरह हैं। सबसे उपयुक्त इसका शीर्षक क्या हो सकता है, छात्र जीवन और समय, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। डीआई के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और डीआई के जो क्वेश्चन है वो हमने पहले वाले सेट के विद आंसर जो है आपको भेज दिए थे, किसी ने कहा था कमेंट में, तो वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं उसकी पीडीएफ। और यहाँ पर 4 डीआई टोटल आते हैं पर चारों में से केवल हम आपको एक डीआई जो है वो करवाएंगे। 96 आपका ये डीआई वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको नीचे दिए गए बार ग्राफ में अलग अलग देशों के प्रति एकड़ उपज में दर्शाई गई है वैल्यू, जिसमें भारत में 200 लिखा है, पाकिस्तान 160, ऐसे करके अलग अलग लिखा हुआ है। दिए गए देशों की औसत उपज क्या है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर औसत पूछा गया है यानी सबकी निकालनी होगी और सबकी निकालने के लिए सभी देशों की कुल उपज और टोटल देशों की संख्या, यानी कि 200 प्लस 160 प्लस 120 बटे प्लस 132 प्लस 120 प्लस 80 करके और सबको जोड़ देंगे। और हैं टोटल कितने, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 टोटल है, यानी 6 से डिवाइड कर देंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा, जोड़ने पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 812 और बटे में आपका आ जाएगा 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 135 सही, जो आपका डी ऑप्शन दे रखा है 135 सही 1/3 वाला, ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। मेन आप तरीका समझिएगा, बाकी हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से आपको समझा पाए। अगला भी यहाँ पर देखेंगे तो भारत की प्रति एकड़ उपज पाकिस्तान की प्रति एकड़ उपज से कितने % ज्यादा है। भारत की 200 है और पाकिस्तान की 160 है, तो 200 से 160 कितना ज्यादा है यही तो निकालना है। तो 40 ज्यादा है, आपको सीधे सीधे दिख रहा है 40 ज्यादा है और 40 ज्यादा जो है वो कितने पर है, वो 160 पर है। समझिए इस बात को, क्योंकि पूछा जो गया है वो भारत की पूछा गया है कि उपज पाकिस्तान के प्रति एकड़ से कितनी ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे 40 ज्यादा है और 160 पर है और गुणे में आपका जो है वो 100। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, सीधे आपका 25% आंसर जो है यहाँ पर आ जाएगा। 25% जो देख रहे हैं ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सीधे सीधे ही सॉल्व हो रहा है। ये 0 से आप काट देंगे, 0 को 4 से काटेंगे, 4 चक्कू 16 और 100/4 होते ही 25। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है सभी देशों की कुल मिलाकर उपज में से श्रीलंका की उपज कितने % है। तो सभी का टोटल कितना आया था, 812 आया था और श्रीलंका का है कितना, श्रीलंका का आप देखेंगे तो 132 है। इस 132 से 812 का परसेंटेज निकाल लीजिए, यानी 132 और बटे में आपका 812 और गुणे में आपका जो है वो 100। इससे सॉल्व कर लेंगे, सीधे आंसर आपका 16.2% करके जो आप देख रहे हैं ये जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला देखते हैं 99 क्वेश्चन। ये भी, यदि सभी देशों की उपज को आरोही क्रम में लिखा जाए तो पहले 3 देशों की कुल उपज और अंतिम 3 देशों की कुल उपज में क्या अंतर होगा। आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़े क्रम में, तो सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ 80 वाला है तो 80 सबसे पहले आएगा, फिर आपका 120 आएगा और फिर आपका 120 आएगा। देखेंगे 2 हैं 120 वाले, एक ये भी है और एक ये भी है और एक ये है। इन तीनों का टोटल करेंगे तो आपका आएगा 320।
इसी प्रकार आपको बाकी भी जोड़ लेने, क्या कह रहा था, अंतिम 3 देशों का, तो 132, उसके बाद आपका 160, उसके बाद 200, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 492। इन दोनों का आपसे केवल डिफरेंस पूछा गया है, तो इसको इससे घटाइए, कितना आएगा, 172 आपका घटाने पर आ जाएगा, और यही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसके अलावा टोटल में से कितने प्रश्न आपके सही रहे, अपना स्कोर कमेंट में अवश्य बताइएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हम आपसे ही पूछ लेते हैं क्योंकि नॉर्मल एवरेज ही तो पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए भी है जिसको आप सॉल्व कीजिएगा, वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइएगा। प्रश्न में केवल पूछा गया है कि दिए गए देशों का औसत उपज देश की कुल उपज से कितना कम है। एवरेज निकालना मैंने आपको बताया, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो आया था जोड़ करके आपका 812 करके बटे में 6 करके, तो वो आप एवरेज निकाल लेंगे। और उससे जो डिफरेंस निकालना है वो कह रहा है देश की कुल उपज से, देश की कुल यानी भारत की ही बात की गई है, नहीं भारत की नहीं, यहाँ पर बात की गई है औसत की पहले वाले पॉइंट में, और दूसरे वाले में कुल उपज, यानी कि एक में टोटल की बात की गई है और एक में एवरेज की बात की गई है, और इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। हिंट मैंने दे दिया, पूरा बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि खुद से भी आप दिमाग लगाइए। तो यही था हमारे इस ओवरऑल वीडियो में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि पीडीएफ वगैरह जो भी होगी इससे रिलेटेड वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। आज के वीडियो में फिर इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।